हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम 24 फरवरी हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आपके 24 फरवरी 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। ये क्लास 12 हिंदी का एक वायरल पेपर है और सेम ऐसे ही पेपर आपके इस बार 24 फरवरी को आप सभी को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस बार 24 फरवरी को आने वाला है, 100% गारंटी में लेता हूँ स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस आपके इस बार 24 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट क्लास 12 में हैं और इस बार 24 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे। इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है और आपका जो टारगेट है हिंदी में, देखिए हिंदी में चाहे जो भी कमजोर स्टूडेंट है या टॉपर स्टूडेंट है, उनका एक ही टारगेट होता है 95% प्लस पार। ठीक है, तो आप भी ये ला सकते हैं, कमजोर स्टूडेंट भी ला सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो सिर्फ टॉपर स्टूडेंट कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई वो नहीं है। ठीक है, आपको बस मेहनत करना है। जितना भी मैं मॉडल पेपर लेकर आता हूँ उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और उसके बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाओगे हिंदी में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हिंदी में आप अपना पूरा में से पूरा यानी 100 में से 95% तो जरूर लेकर आइए। क्या इतना लाना आसान है? जी हाँ स्टूडेंट, आसान है, मेहनती है। देखिए मेहनत करोगे तो सब कुछ मुमकिन है, कहा गया है ना, मुमकिन सब कुछ हो जाता है जब आप उसको समय देखते हैं। तो समय दीजिए इसको, पेपर को। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2025 का ये पेपर है, क्लास 12 हिंदी का। पेपर कोड आप देख लीजिए, विश्वास नहीं आप सभी को, 650 QM पेपर कोड है। ठीक है, आप लोग एडमिट कार्ड लेकर जाइएगा, यानी प्रवेश पत्र बोर्ड एग्जाम में, नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा, अनुक्रमांक। समय आप लोगों को पता ही है 3 घंटा 15 मिनट, हर एक सब्जेक्ट में पेपर में यही दिया जाता है। पूर्णांक आप लोगों का क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर का पूर्णांक होता है। निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए निर्देश में क्या होता है, निर्देश पढ़ना हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसी के हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी रहती हैं, यानी कॉपी में आंसर को लिखना रहता है। तो देखिए निर्देश में कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना अनिवार्य है। तो 15 मिनट आप लोग पढ़ लीजिएगा पेपर। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, यानी 2 खंड यानी खंड का और खंड खा में दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड का दिया हुआ है। तो इसमें देखिए खंड का में आपके 50 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। जैसा कि देखिए 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी में पूछे जाएंगे, यानी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। तो चलिए वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यानी ये पूरा पेपर में आपको सॉल्व करके बताऊंगा, यानी इसका मैं पूरा हल सहित देने वाला हूँ, इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले क्वेश्चन का नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन द्विवेदी युग का लेखक नहीं है। यानी इनमें से कोई एक है जो द्विवेदी युग की लेखक नहीं है, आपको ये बताना है। क्या श्याम सुंदर दास जी हो जाएंगे, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे, या बाल मुकुंद गुप्त हो जाएंगे, या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, तो पहले का नंबर का आपका सेकंड वाला राइट आंसर है। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन होता है। दूसरा है खा नंबर क्वेश्चन, कंकाल के लेखक हैं। तो कंकाल के लेखक कौन है आपके? जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे राइट आंसर। यानी खा नंबर का आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, गा नंबर, उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। तो उपन्यास सम्राट कौन माने जाते हैं स्टूडेंट? आप सभी को पता होगा मुंशी प्रेमचंद, जो हाई स्कूल में अच्छी सी पढ़ाई किए होंगे हिंदी में और उनका अच्छा नंबर आया होगा। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी, उनमें एक प्रकार से हाई स्कूल का जो हिंदी चैप्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा इनकी अहम भूमिका रहती है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन घ नंबर में, देखिए पृथ्वी पुत्र के रचनाकार हैं। आप सभी को पता होगा जो आपका क्लास 12 हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार वही है जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए अड़ा नंबर क्वेश्चन, जो कि 5वां क्वेश्चन है और ये गद्य से क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है कि तप्ती पगड़िया या क्या तप्ती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है, किसकी है कथा ये? तो क्या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की? तो इनमें से राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसके राइट आंसर हो जाएंगे स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरे का नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है आप सभी को पता होगा पृथ्वीराज रासो। मैंने काफ़ी बार आप सभी को बताया है, पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य
माना जाता है। ये सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर के फर्स्ट में ही पूछ लिया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यानी 10 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है। इसके लिए आपको एक निश्चित टाइम दिया जाएगा, उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन, रीतबद्ध काव्य के कवि है, यानी रीतबद्ध काव्य के कवि कौन है? इनमें से जो सही विकल्प हो जाएगा वो भिखारी दास जी हो जाएंगे, यानी थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खा का आपका थर्ड विकल्प भिखारी दास बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन गा नंबर, नई कविता का प्रारंभ माना जाता है। तो नई कविता का जो प्रारंभ माना जाता है स्टूडेंट, वो कब माना जाता है? ये आप सभी को याद रखना है, 1950 माना जाता है, जो कि 1950 बुक के हिसाब से इसका राइट आंसर 1950 है। इसको मैंने गूगल पर सर्च किया था स्टूडेंट, तो वहाँ पर 1954 दिखा रहा था। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है क्या बुक वाला सही है या जो गूगल पर दिखा रहा है वो सही है। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन घ नंबर, देखिए द्विवेदी युग की रचना है। तो द्विवेदी युग की रचना इनमें से कौन सी है स्टूडेंट? आप सभी को पता होगा, प्रिय प्रवास। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। ठीक है, ये द्विवेदी युग की रचना है, ये तो कंफर्म हो गया। उसके बाद में देखिए आखिरी क्वेश्चन बचा है अड़ा नंबर का, कि छायावाद काल से संबंधित नहीं है। तो छायावाद काल से जो संबंधित नहीं है, आप सभी को पता होगा, मैंने काफ़ी बार बताया है, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी भैया भारतेंद्र युग से संबंधित है, तो इनमें से अड़ा नंबर का आपका जो सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल 10 आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन था, जिसका मैंने आंसर आप सभी को बता दिया है। और आप लोगों को स्टूडेंट डेली क्या है, 100 से लेकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी डेली नहीं लेकिन हाँ 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट होता है वही पेपर में आएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है पेपर में, कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, टोटल आपका 10 नंबर का गद्यांश होता है, और इसी के आधारित आपको प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। मैंने काफ़ी बार आप सभी को गद्यांश सॉल्व करना बताया है। ठीक है, 2 गद्यांश आपके पेपर में दिए जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। एक गद्यांश ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, जिनमें से देखिए हमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ये 5 जो प्रश्न है, 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, और इन्हीं प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तब जाकर हमें एग्जामिनर कितने नंबर देगा स्टूडेंट? प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 नंबर देगा। 5 क्वेश्चन है तो 10 नंबर, हमारा जो 10 नंबर का गद्यांश है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये 10 नंबर गद्यांश का जो होता है स्टूडेंट, ये फ्री का होता है। आप लोगों को फ्री में कैसे गद्यांश हल करना है मैंने अपने वीडियोज में काफ़ी बार बताया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो 2 क्वेश्चन होता है ये कंपलसरी होता है। एक आपका चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम, ये तो कंपलसरी है। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है, गद्यांश और पद्यांश, यानी गद्यांश और पद्यांश में दोनों क्वेश्चन कंपलसरी पूछे जाते हैं। एक तो चैप्टर का नाम, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होती है स्टूडेंट, यानी जो रेखा खींची हुई है, आप देखिए ये रेखा, ठीक है, इसी का हमें एक प्रकार से जो व्याख्या करके बताना है कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ऊपर वाला दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन में दिखा देता हूँ कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो हमें गद्यांश और पाठ के लेखक का नाम लिखना है, तो आप सभी को पता होगा भाषा और आधुनिकता। इसके चैप्टर का क्या नाम है? भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता इसका चैप्टर का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है भाषा और आधुनिकता। और इसके जो लेखक है वो कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके एक प्रकार से लेखक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी इसके रचना यानी इसके लेखक है, यानी इस गद्यांश के। तो आपको 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी का ये जो 4 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कहाँ पर मिलेगा? इसका आंसर आपको स्टूडेंट इन्हीं गद्यांश में देखने को मिल जाएगा, यानी ये जो गद्यांश है इसका आंसर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। सेम अथवा वाला भी आप लोग कर सकते हैं, यानी इसके सिर्फ 5 प्रश्न का उत्तर देना है। जो प्रश्न पूछा गया है इसमें भी पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पाठ और लेखक का आपको नाम लिखना है, इसका पाठ और लेखक का नाम लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका 2 नंबर मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए। जो ये रेखा खींची हुई है ना, कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीज़ों का निरंतर आविष्कार होता रहता है, फिर प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक इसका अर्थ उठाकर लिख देना है। बाकी का जो 3 क्वेश्चन, इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गद्यांश को कैसे सॉल्व करना मैंने वीडियो बनाया हुआ है काफ़ी। उसके बाद में देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको डियर स्टूडेंट 10 नंबर दिए जाएंगे।
और आपको यहाँ पर भी कितने दो गद्दा आपके पद्यांश देखने को मिल जाएगा, यानी पेपर में आपको दो पद्यांश यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। और इसके 5-5 प्रश्नों का हमें उत्तर देना होता है। ये जो देख सकते हैं 5 प्रश्न है, उसके बाद में फिर ये 5 प्रश्न है, तो हमें इसका उत्तर देना होता है फिजिकली। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर इसमें भी दिए जाएंगे, यानी सेम प्रोसेस है गद्यांश की तरह ही। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें पद्यांश में कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि नहीं पता तो हम पढ़ लेंगे कि दुख की पिछली रजनी वीत, विकसित था सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा एक छीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। अब ये भैया लिया गया है श्रद्धा मनु से, हमें चैप्टर का नाम पता चल गया, श्रद्धा मनु से लिया गया है। ठीक है, श्रद्धा मनु, और इसके जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी है। ठीक है, तो श्रद्धा मनु से लिया गया और इसके जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे, तो 2 नंबर यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कर दीजिए, यानी यहाँ से लेकर जो रेखा खींची हुई है ना जयशंकर प्रसाद जी ने, इसके अर्थ बताए हैं, उसको आप लिख लीजिए। बाकी का जो 3 क्वेश्चन है आपका इसी पद्यांश से जुड़े होंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करना है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर बना दिया है, आप लोग नहीं देख रहे हो तो देख लो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अब देखिए अथवा करके ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए कि आपको ऊपर वाला जो कि श्रद्धा मनु का जो है पद्यांश वो नहीं समझ में आ रहा, तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। इसके 5 प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपको मिलना 10 नंबर तय है। ठीक है, जब आप प्रश्नों का उत्तर दे देंगे तो आपका 10 नंबर कोई भी काट नहीं सकता। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट। देखिए इसमें पूछा क्या गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, यानी 80 शब्दों में आपको एक जीवन परिचय को लिखना है। 5 नंबर यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। जैसा देखिए सबसे पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखिए। सेकंड है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय लिखिए। थर्ड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। तो बेसिकली इसमें से आपको करना एक ही जीवन परिचय है, पेपर में आएगा, तीनों को वो तैयार कर लीजिएगा। मान लीजिए कि इनमें से 2 नहीं आता, एक तो आएगा, वही 5 नंबर दिलाकर आपको जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय आपके इस बार के पेपर के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर में कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा कितनी है? 80 शब्दों में आपको इनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है। 3 + 2 + बराबर 5, यानी 5 नंबर आपको इसमें भी दिए जाएंगे। ठीक है, ये कवि की जीवन परिचय में आ जाते हैं। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी, दूसरे नंबर पर सुमित्रा नंदन पंत जी, तीसरे पर महादेवी वर्मा जी। ठीक है, ये इनका जीवन परिचय इस बार के पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, कवि में। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया 6 नंबर कि कहानी कला के आधार पर लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए। ये हर साल आने वाला स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी है। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का होता है, इसमें भी शब्द सीमा 80 शब्द होते हैं। ठीक है, 80 शब्दों में आपको इस कहानी का एक प्रकार से उद्देश्य बताना है, लाठी कहानी का उद्देश्य। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। अथवा करके दिया हुआ है कि कर्मनाशा की हार, यहाँ पर देखिए कर्मनाशा लिखना चाहिए। ये देखिए कर्मनाशा की हार अथवा बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अथवा लगा, चाहे आप कर्मनाशा के कर लीजिए या बहादुर का चरित्र चित्रण कर दीजिए। ठीक है, दोनों में आपको मिलना 5 नंबर तय है। एक प्रकार से 3 आपके पास विकल्प दिए हुए, तीनों विकल्प में से जो आपको अच्छा लगता है वो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्टूडेंट, आप लोग जरूर देख लीजिए। उसके बाद में देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के प्रश्न का उत्तर लिखिए। इसमें भी 5 नंबर आपको दिया जाएगा और ये अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज खंड काव्य होता है स्टूडेंट। मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य है, जैसे कि मेरे डिस्ट्रिक्ट के मैं खंड काव्य की बात करूँ, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में त्यागपति खंड काव्य चलता है। ठीक है, त्यागपति खंड काव्य लगता है। और आपके डिस्ट्रिक्ट में जो खंड काव्य लगता होगा, मान लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में सत्य का जीत खंड काव्य लगता है, इसके कहानी की प्रमुख घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दीजिए। या आपके यहाँ पर रश्मरथी रखता है, या आलोक वृत्त, या श्रवण कुमार। ठीक है, तो इन सभी पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है स्टूडेंट, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैंने सारे डाउट को क्लियर किया हुआ है और कोई भी बच्चा कोई भी डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहा हूँ सभी के मैं पूर्ण रूप से तैयारी कराऊंगा। बस डिफरेंस ये है कि इसमें क्या है, सिर्फ हिंदी में सिर्फ जो खंडकाव्य वाला सेक्शन है इसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ लिया था, बाकी का सारे डिस्ट्रिक्ट सारे जो बोर्ड्स हैं उसमें यही सारे खंडकाव्य लगते हैं।
ठीक है। उसके बाद में देखिए खंड खा से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमने अभी तक जो है स्टूडेंट 50 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा खंड खा से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और इसमें से 8 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, यानी किसी एक का आपको क्या करना है, ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर दिए जाएंगे, टोटल 7 नंबर दिए जाएंगे। अब आप लोग कहेंगे कि सर 7 नंबर कैसे दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है संदर्भ लिखने के लिए, तो संदर्भ पर आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा। अनुवाद यानी ये संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी में आपको अर्थ बताना है, यानी इसका हिंदी में मीनिंग आपको निकालना है, उसके लिए 5 नंबर दिए जाएंगे। तो टोटल आपका स्टूडेंट 7 नंबर का जो है गद्यांश संस्कृत का कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए इसमें भी 2 गद्यांश दिए होते हैं पेपर में, दोनों में से किसी एक को करना है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पता हो गद्यांश जिसका आप अनुवाद कर पाएंगे, वही आप लोग क्या है कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से मान लीजिए जो लिया गया है, ये लिया गया किससे स्टूडेंट, आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा चैप्टर से, तो आपका एक प्रकार से संदर्भ क्लियर हो गया। दूसरा आपका लिया गया है, किससे लिया गया है, महर्षि दयानंद से। तो आप लोग चैप्टर पहचान कर आप लोग लिख दीजिएगा। यानी कैसे संस्कृत का गद्यांश हल करना, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोक में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी सेम प्रोसेस जिस तरह से संस्कृत का गद्यांश पूछा गया है, सेम इसी प्रकार से ये श्लोक यानी इसको श्लोक यानी पद्यांश, ठीक है, ये भी 7 नंबर का आपका पेपर में पूछे जाते हैं और इसमें भी 2 आपके श्लोक दिए होते हैं। दोनों में से किसी एक को करना है जो आप लोगों को अच्छा लगता है, अथवा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में से किसी एक को करना है और इसमें भी आपको संदर्भ पहचानना है। ठीक है, चैप्टर का नाम है सुभाषित रत्नार, जो कि इस चैप्टर से लिया गया है, और नीचे वाला जो लिया गया है दूत वाक्यम से। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ का क्लियर हो गया, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अब इसका हिंदी में अनुवाद करना है, यानी ये जो दिया हुआ है ना, दोनों में से जो आपको आता है जिसका आप अनुवाद कर पाएंगे वो आप लोग कर लीजिएगा। 5 नंबर इसमें कन्फर्म आपको मिलना तय है। ठीक है, किसमें, सिर्फ अनुवाद में। 2 नंबर तो आपका इजीली बहुत ही फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। और आप लोग भी क्या चैप्टर का नाम पहचानिए, श्लोक को आप पहचान कर रखिए कि हाँ भैया इस चैप्टर के श्लोक लिए जाते हैं पेपर में। मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादातर जो पेपर में पूछे जाते हैं श्लोक, जो कि क्लास 12 हिंदी में, वो आपके सुभाषित रत्नान चैप्टर से, और एक नया चैप्टर ऐड हुआ है ऋतुवर्णनम चैप्टर। ठीक है, तो उस चैप्टर के भी आपके श्लोक जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे, तो इसको तैयार जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 4 नंबर दिया जाएगा। यानी ये 3 दिया हुआ है और तीनों में से किसी 2 प्रश्नों का आप संस्कृत में उत्तर दे दीजिए, हर एक प्रश्न के लिए 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन बैंक है, आपके पास बुक है, चैप्टर का नाम वही होगा, यानी ये सब जो प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत का, ये चैप्टर वही है, आत्मज्ञा सर्वज्ञा, मदन मोहन मालवीय, फिर उसके महर्षि दयानंद, पंचशील सिद्धांता, उसके बाद में संस्कृत भाषा या महत्तम जातक कथा, यही सबसे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर का होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने काफ़ी बार सॉल्व भी कराया है। ठीक है, मैंने काफ़ी बार भी सॉल्व भी कराया स्टूडेंट। अब देखिए हमारा 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 10 नंबर का नंबर क्वेश्चन कि वीर रस अथवा वात्सल्य रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, इसमें 2 नंबर आपको कंफर्म है, यानी 1 नंबर आपको परिभाषा का और 1 नंबर जब आप इसका उदाहरण देंगे तब आपका 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा। रस छंद अलंकार ये हर साल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तैयार कर लोगे तो आपका वेस्ट रह जाएगा। जो हाई स्कूल में पढ़ा होगा वो अभी भी, देखिए मैंने हाई स्कूल में पढ़ा था रस छंद अलंकार और मुझे अभी भी याद है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग सोच सकते हैं कि मुझे क्या है, लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं, यानी 6 साल हो चुके हैं मुझे पेपर दे हुए, 6-7 साल। ठीक है, हाई स्कूल में मैं बताऊं आपको तो 7-8 साल हो गए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मुझे अभी भी याद है, यानी ये रस छंद अलंकार अभी भी याद है और मैं उसी के वेस्टेज में आपकी तैयारी कराता हूँ। और हाई स्कूल में जो दिया हुआ था ना रस छंद अलंकार, सेम अभी भी वही दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में देखिए खा नंबर अनुप्रियास अलंकार अथवा श्लेष अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो दोनों में से किसी एक को करना है, यहाँ पर अथवा दिख रहा है। फिर खा नंबर है चौपाई अथवा दोहा छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो इसमें भी 2 नंबर आपको मिलना तय है। तो टोटल 6 नंबर का ये होता है रस छंद अलंकार। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने ये सारे डाउट को क्लियर किया है। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर
11 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, यानी किसी एक टॉपिक पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कितने हैं, यानी 9 नंबर आपको दिया जाएगा किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए। सबसे पहला टॉपिक है इस बार के पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिक पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान के बारे में आपको बताना है। सेकंड वाला है जो कि विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा। ठीक है, तीसरा है आपका भारतीय किसानों की समस्याएं और उनके समाधान, और चौथा है स्वस्थ समाज के निर्माण में नारी की भूमिका। तो ये 4 टॉपिक में से किसी एक को तैयार करना है, लेकिन ये फिलहाल आप अभी ये सारे चारों टॉपिक को तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में कौन सा पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता होता स्टूडेंट। तो तैयार कर लोगे तो 9 नंबर पक्का है, और ये सभी का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। आपके सभी डाउट का भी पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। उसके बाद में देखिए 12 नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि संधि का है कि प्रेजते का संध विच्छेद होगा, तो प्राधर एजते हो जाएगा, यानी गा वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, नमस्ते का संध विच्छेद होगा, तो नमस्ते का जो सही संध विच्छेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नम प्लस ते। क्या हो जाएगा, नम प्लस ते, ये नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर थर्ड वाला विष्णु प्लस ए की संधि होगी, तो विष्णु प्लस ए की जो संधि होगी वो आपका घा वाला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, विष्णुवे, यानी विष्णुवे हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये 3 संधि विच्छेद आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा संधि विच्छेद को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी वीडियोज़ में काफ़ी बार कवर। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है समास। ठीक है, खा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है समास में कि चंद्रशेखर में समास है, तो चंद्रशेखर में जो आपका समास हो जाएगा स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यानी खा का पहला क्वेश्चन चंद्रशेखर में समास बहुब्रीहि राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए सेकंड वाला महावीर में प्रयुक्त समास है, तो महावीर में जो प्रयुक्त समास हो जाएगा वो आपका कर्मधारण समास हो जाएगा, यानी सेकंड का वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 का नंबर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर कि प्रेषित में प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेषित में जो प्रत्यय हो जाएगा आप सभी को पता होगा, पेपर में मैंने काफ़ी बार बताया है, यानी जो मॉडल पेपर में लेकर आता हूँ उसमें मैं यही सब के बारे में बताता हूँ। तो इनमें से खा वाला हो जाएगा, कत हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद में देखिए सेकंड वाला कि किस धातु में मतुम प्रत्यय है, तो आपका धीमान हो जाएगा, धीमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट, देखिए संधि आपका जो होता है पेपर में 3 संधि पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव की तरह 1-1 नंबर का, और आपका प्रत्यय 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव की तरह, और समास भी आपका 2 नंबर का 1-1 नंबर का, यानी 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव की तरह पूछा जाता है। पहले क्या होता था, जो समास होता था हमें 2 नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, और उसमें ये होता था कि हमें समास विग्रह करके समास का नाम लिखना होता था। तो वो उस तरह से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे, और उसका भी मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बता दिया है। आप लोग हमारी वीडियोज को देखते होंगे, ठीक है स्टूडेंट, तो उसमें आपको सारी चीज़ें पता होगी। उसके बाद में देखिए खा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्क्रीन पर, देखिए कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये 2 नंबर का होता है क्वेश्चन। हमें क्या करना है, इसमें तीनों में से किसी एक का नियम बताना है। ठीक है, और इसका विभक्ति बचाना है। जैसे कि मान लीजिए कि विद्यालय प्रतिवटका, यानी विद्यालय के चारों ओर क्या है, एक वृक्ष है या वाटिका कह सकते हैं। ठीक है, इसका जो नियम हो जाएगा अविता परता समया निक्षा हा प्रतियोगी, और इसका जो एक प्रकार से विभक्ति हो जाएगा वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। 2 नंबर आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक को करना रहता है। उसके बाद में देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पत्र के प्रारूप के साथ उदाहरण लिखिए। 8 नंबर का पत्र लेखन होता है, किसी एक के साथ आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिससे में अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने का शिकायत की गई हो। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी इंटरमीडिएट, देखिए क्या दिया हुआ है कि किसी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य यानी प्रबंधक महोदय को या लिपिक पद पर नियुक्ति है तो एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो ये 14 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन है, पत्र के बारे में लिखना है। मैंने पत्र पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक को कर लीजिएगा पत्र, आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। आपको पत्र यानी आवेदन पत्र और पत्र लेखन नहीं समझ में आ रहा कि कैसे लिखना है, तो आप वीडियो देख लीजिएगा कोई 1 घंटे का। ठीक है, उसमें मैंने सारे डाउट के आपको क्लियर किए हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट ये पूरा पेपर मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। पेपर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF वगैरह फ्री में देता रहता हूँ। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।